शिक्षक दिवस पे आप सभी के प्रति या आप सभी से जो हमको सम्मान और प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है SN1 रिएक्शन का। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देश के सभी शिक्षकों को भी टीचर्स डे की बहुत सारी बधाइयां। आज हम लोग SN1 रिएक्शन करेंगे। SN1 रिएक्शन क्या होता है? जब 3 डिग्री हैलाइड होगा, अगर सबस्ट्रेट हमारा 3 डिग्री हैलाइड होता है, वहां पे हम क्या करते हैं? SN2 रिएक्शन, सॉरी SN1 रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है SN1 रिएक्शन का। लिखिए SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होता है? SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये देखिए, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक हम 3 डिग्री हैलाइड ले रहे हैं। ये एक 3 डिग्री हैलाइड है और सपोज इस पे NOH का रिएक्शन होना है हीट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होगा? सबसे पहले मेरा हैलाइड कैसा है? 3 डिग्री, क्योंकि ये सोर्स है तो ये कौन होगा? सोर्स कार्बन। और सोर्स कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। तो ये एक 3 डिग्री हैलाइड है। मेरा अटैकिंग रिएजेंट कौन है? NOH। अटैकिंग रिएजेंट कौन है? NOH। और मीडियम मेरा कौन है? हीट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई सबस्ट्रेट कैसा हो? 3 डिग्री हैलाइड। जब कभी भी मेरा सबस्ट्रेट कैसा हो? 3 डिग्री हैलाइड, और किसी भी अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है, तो ये हमेशा SN1 प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे हमेशा SN1 प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले इसका थ्योरी लिखते हैं। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन always takes place with 3 डिग्री हैलाइड। ये 3 डिग्री हैलाइड के साथ बहुत अच्छा SN1 रिएक्शन करता है। ऐसा नहीं है कि SN1 रिएक्शन 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ नहीं होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री आते आते ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर है, SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रेट, ऑर्डर ऑफ जो रेट है वो इस तरह से है। ये 3 डिग्री हैलाइड के साथ बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये 2 डिग्री हैलाइड से 1 डिग्री हैलाइड की ओर आता है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। हम कैसे पहचाने कि हमको SN1 रिएक्शन करना है? अगर हमारा सबस्ट्रेट, अगर कभी भी हमारा सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट कैसा हो? 3 डिग्री हैलाइड, तो हमको SN1 प्रोडक्ट बनाना है। 3 डिग्री हैलाइड, यहाँ हमारा जो सोर्स है, इस सोर्स कार्बन से जुड़ा हुआ है और सोर्स कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री हैलाइड है। 3 डिग्री हैलाइड हमेशा SN1 रिएक्शन को प्रेफर करता है। अब आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करता है। अब आइए हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है। लिखिए मैकेनिज्म ऑफ
mechanism of SN1 रिएक्शन। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि एक 3 डिग्री हैलाइड है, ये 3 डिग्री हैलाइड है जो NaOH से रिएक्शन कर रहा है हीट के प्रेजेंस में, ठीक है ना, और हमको इसका प्रोडक्ट चाहिए। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हमेशा सबसे पहले कौन आता है? अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम। ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है और ये हमारा मीडियम है। हमेशा आपको बता रहे हैं किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में 2 लोग होता है, एक कार्बन का कंपाउंड जिसको सबस्ट्रेट कहते हैं, हमारा सबस्ट्रेट ये है, और एक और होगा रिएक्टेंट साइड में जो या तो एसिड होगा, बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा। इसको क्या कहते हैं? अटैकिंग रिएजेंट। किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम आता है। मीडियम के प्रेजेंस में अटैकिंग रिएजेंट टूटेगा प्लस और माइनस में। प्लस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, और माइनस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब स्टेप 2 में हमारा सबस्ट्रेट आएगा। सबस्ट्रेट कौन है? 3 डिग्री हैलाइड। देखिए अब स्टेप 2 में कौन आएगा? सबस्ट्रेट। आपको यहां ध्यान रखना है SN1 रिएक्शन के अलावे किसी भी और रिएक्शन मैकेनिज्म में, SN1 रिएक्शन के अलावे किसी और रिएक्शन में स्टेप 2 में हमेशा सबस्ट्रेट आता है और इन दोनों में से कोई एक अटैक करता है, आइदर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। लेकिन SN1 रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। SN1 रिएक्शन में होता क्या है? जो सबस्ट्रेट है ना, एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब है? इधर देखिए, स्टेप 2 में सबस्ट्रेट अकेला पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट के पास एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। देखिए आपको जैसे पहले भी बताया है कि क्लोरीन के पास, हैलोजन के पास 3 लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या होता है? बहुत वाइब्रेशन करता रहता है, बहुत छटपटाते रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होता रहता है, ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो CH3 है, CH3 हमेशा क्या करता है? कार्बन चेन, पहले भी आपको क्या बताया, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। ये हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पुश करता रहता है। यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? इसको। ये किसको दिया? इसको। ये भी किसको दिया? इसको। अब सब मिलकर किसको देगा एनर्जी या इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन को। देखो पहले ही से क्लोरीन छटपटा रहा था इस तरह से, और 3 तरफा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आता है और क्लोरीन को कसकर ठेलता है। कहने का मतलब इस क्लोरीन को हटाने के लिए हमको न्यूक्लियोफाइल का जरूरत ही नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए आज हुआ, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था इसके पास, पर आज एक सुटेबल कंडीशन इसको मिल रहा है। अगर घर का मेंबर जैसे ये सभी CH3 इस क्लोरीन को अगर हटा रहा है तो उसके जगह कोई आना भी तो चाहिए था। तो हमारे स्टेप 1 में कोई न्यूक्लियोफाइल पहले से तैयार है आने के लिए। तो आज घर का सारा मेंबर स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल करेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इसको, क्योंकि देख रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल पहले से खड़ा है, और सब मिलकर सारा इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसको। तो जो देता है ना उस पे कैसा चार्ज आता है? प्लस, और जो लेता है माइनस। और थोड़ी देर के बाद होगा क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, स्टेप 2 में क्या होता है? थोड़ी देर बाद जैसे ही अपना स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट ये और ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये इसको देता है, तो फटाक सा ये बॉन्ड क्या होगा? यहां से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका है। तो इस तरह से टूटेगा, जो देगा प्योर प्लस और जो लेगा प्योर माइनस चार्ज वहां पे डेवलप होता है। जब कभी भी कोई पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है ना,
तो बॉन्ड टूट जाता है प्लस और माइनस में, जो इलेक्ट्रॉन देता है प्लस और जो इलेक्ट्रॉन लेता है माइनस। यहां पे एक इंटरमीडिएट बन रहा है, देखिए ये एक इंटरमीडिएट है, इसको कार्बोकेटायन कहते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बन पे जब प्लस चार्ज आता है ना तो इसको क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। और ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। हमेशा हमको याद रखना है कि SN1 रिएक्शन के स्टेप 2 में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, वो कौन होता है, कार्बोकेटायन। ठीक है ना, कार्बन पे जब प्लस चार्ज आ गया ना तो ये कार्बोकेटायन है। और ये कार्बोकेटायन कैसा है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों, क्योंकि अभी अभी अपना इलेक्ट्रॉन सारा किसको दे दिया है, क्लोरीन को, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको तीन तरफा सपोर्ट हो रहा है। CH3 पे इलेक्ट्रॉन देगा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट लगाकर इसको इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा होगा, और ये भी। आपको बताया है कि कार्बन कभी भी इलेक्ट्रॉन पुश करना नहीं छोड़ता है। जैसे सबसे पहले इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, और ठेल ठाल के इसको बाहर निकाल दिया, तो क्लोरीन बाहर निकल गया। अब इसको कमी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि पीछे जो CH3 जुड़ा हुआ है ना, अब इस प्लस वाले को सपोर्ट नहीं करेगा, लगातार ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको पुश करता रहेगा, कार्बन को, जिसपे प्लस चार्ज है। इसलिए यहां का जो प्लस चार्ज है ना वो मजबूत होना शुरू करता है। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करना, किस पे, कार्बोकेटायन पे। यानी यहाँ का जो कार्बोकेटायन है ना बहुत ही अच्छा स्टेबल है। SN1 रिएक्शन में हमको हमेशा एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म सजेस्ट कर रहा है ना कि SN1 रिएक्शन में हमेशा हमको स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन क्रिएट करना है। तो इसके बाद अब क्या होता है, यहां तक हमारे स्टेप 2 था। स्टेप 2 में एक स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन मेरा बन चुका है। अब देखिए स्टेप 3 में क्या होता है। स्टेप 3 हम यहां पे लिख देते हैं। स्टेप 3 में जो ये मेरा कार्बोकेटायन बना है ना, ये जो मेरा कार्बोकेटायन बना, इसी पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कौन है मेरा, ये सबस्ट्रेट अब कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो उसमें हमला कौन करेगा, निगेटिव चार्ज। और इस तरह से एक प्रोडक्ट बनाता है CH3 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 और OH। ठीक है ना, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमला कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल हमला किया ना, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और किसको हटाकर आया है, स्टेप 2 में कौन हटा है, क्लोरीन हटा है ना, ये जगह प्लस पे यहां पे कौन था, क्लोरीन था ना, तो सबस्ट्रेट के हैलोजन को रिप्लेस कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। स्टेप 4 में अब क्या होगा, स्टेप 4 में अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, यहां पे एक Na बचा हुआ है और यहां पे एक Cl बचा हुआ है। तो ये Na और ये Cl मिलकर क्या बना लेगा, NaCl। ठीक है ना। अब SN1 रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जिस डायरेक्शन से हैलोजन रिप्लेस हुआ है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आया है। लास्ट क्लास में देख रहे थे कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, हैलोजन इस साइड से जाता है तो न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से आता है। तो सबसे पहले आप यहां तक लिखिए, फिर इस डिस्कशन को आगे रखते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि SN1 जो रिएक्शन है वो 3 डिग्री हैलाइड के साथ होता है। SN1 रिएक्शन 3 डिग्री हैलाइड के साथ होता है। इसके स्टेप 2 में जो बड़ी बात है, स्टेप 2 में रिएक्टेंट अकेला पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियोफाइल को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा इसलिए कि सबस्ट्रेट स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल कर कर हैलोजन को खुद ही बाहर निकालता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि स्टेप 2 में एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। और इस स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल कर कर सबस्ट्रेट हैलोजन को खुद ही क्या करता है, रिप्लेस करता है, हटाता है। और स्टेप 3 में
एक स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट बनता है, जो कि स्टेप 2 में ही इंटरमीडिएट बन चुका है, कार्बोकेटायन। और इस कार्बोकेटायन पे हमला कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। और लास्ट में Na और Cl मिलकर NaCl बनाता है। अब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगा तो इसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, बाकी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम चूज करते हैं कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन है। तो देखिए इधर इस स्टेप में क्या हो रहा है कि 2 आयंस बन रहा है। ये हीट पे डिपेंड करेगा, हम जितना स्ट्रॉन्ग हीट देंगे उतना जल्दी आयंस में टूट जाएगा। इसमें आयंस जुड़ रहा है, 2 आयंस, तो जो भी आयोनिक रिएक्शन होता है ना बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। इसमें भी 2 आयंस जुड़ रहा है। और स्टेप 2 में क्या हो रहा है? कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं आया है, कंपाउंड खुद का इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल कर कर हैलोजन को बाहर निकाल रहा है। तो ये इसको पुश कर रहा होगा, ये इसको पुश किया होगा, ये इसको पुश किया होगा, फाइनली ये इसको बाहर निकाला होगा, तो इसमें टाइम लगा होगा। ऐसे भी जो रिएक्शन जितना ज्यादा आयंस रखता है ना वो बहुत फास्ट होता है, और जिसके पास आयन सबसे कम होगा वो सबसे स्लो रिएक्शन होगा। तो इसमें कितने आयंस बन रहे थे? 2। स्टेप 2 में भी 2, इसमें भी 2, और इसमें क्या है? यह आयंस बना है कैसे? स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल करके ये सब पुश कर तो रहा है ना। कार्बन बहुत स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाता है, आपको बार बार बता रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पुश करता है। तो ये धीरे धीरे पुश कर किसको निकाला होगा? क्लोरीन को। और ये वाला स्टेप तो हीट पे डिपेंड करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग हीट दे देंगे आयंस में टूट जाएगा। ये प्लस माइनस के अट्रैक्शन से खुद ही बहुत फास्ट होगा, ये भी प्लस माइनस का अट्रैक्शन हो रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स लगेगा और बहुत जल्दी प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगा होगा। तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप मेरा कौन है? सेकेंड स्टेप जो है ये मेरा सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। अब स्लोएस्ट स्टेप में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है? 1। स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है? 1। इसलिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट का केवल सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। सबको समझ में आया? चलिए लिखते हैं इसके बारे में। SN1 रिएक्शन preferred to perform with 3 डिग्री हैलाइड। ठीक है, इसमें फॉरवर्ड अटैक होता है। देखिए SN2 में हम लोग क्या किए थे? बैकवर्ड अटैक किए थे। इसमें हमला न्यूक्लियोफाइल कहां से कर रहा है? सामने से। तो ये जो सामने से अटैक होता है इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड अटैक। SN2 में बैकवर्ड अटैक का कॉन्सेप्ट होता है। आपको एग्जाम में आएगा ना, राइट द डिफरेंस बिटवीन SN2 और SN1, तो दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा है, आप उसी तरह से लिखेगा। SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस with forward attack। SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो एक कार्बोकेटायन होता है। ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन is formed as a reaction intermediate। यानी SN1 रिएक्शन वहां होता है जहां कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे स्ट्रांग होती है। SN1 रिएक्शन प्रेफर करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जो मेरा बना था वो 3 डिग्री था, तो 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है सबसे स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जहां पे कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होगा ना वहीं पे हम SN1 रिएक्शन करते हैं।
SN1 रिएक्शन में अटैक चूंकि सामने से होता है, तो जिस डायरेक्शन से हैलोजन रिप्लेस करता है न्यूक्लियोफाइल उसी जगह आता है। आपको बताएं कि रिएक्शन के दरमियान अगर स्पेस अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो इसको इन्वर्जन कहते हैं, और अगर स्पेस अरेंजमेंट चेंज ना हो तो इसको रिटेंशन कहते हैं। तो SN2 जो रिएक्शन है इन्वर्जन का एग्जाम्पल है, और SN1 रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? रिटेंशन का। ड्यूरिंग SN1 reaction, reactant do not change their space arrangement therefore it is an example of रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है कि अगर सबस्ट्रेट रिएक्शन के दरमियान अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज न करता हो, अगर सबस्ट्रेट रिएक्शन के दरमियान अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज नहीं करता है तो ये रिटेंशन है। SN1 की मुख्य बातें 3 डिग्री हैलाइड के साथ ये सबसे ज्यादा प्रेफर करता है। SN1 रिएक्शन में फॉरवर्ड अटैक होता है, स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन उतना अच्छा होगा। लास्ट क्लास में पढ़े कार्बोकेटायन जितना वीक होगा उतना अच्छा SN2 होता है। SN1 रिएक्शन रिटेंशन का एग्जाम्पल है। रिटेंशन का मतलब होता है रिएक्शन के दरमियान स्पेस अरेंजमेंट का चेंज नहीं होना। हैलोजन भी इसी डायरेक्शन से जा रहा है तो न्यूक्लियोफाइल भी इसी डायरेक्शन से आ रहा है। लास्ट क्लास में हैलोजन इधर से जा रहा था, SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हैलोजन इधर से जा रहा है तो न्यूक्लियोफाइल उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो ये कुछ मुख्य अंतर है। जो सबसे मुख्य कॉन्सेप्ट इसका होता है वो देखिए, एक मिनट। हम जब रेट रिएक्शन लिखते हैं तो रेट इक्वल टू K होता है, और सबस्ट्रेट स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमारे स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट यही पार्टिसिपेट कर रहा था, स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट अकेला पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स है? एक, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? 1। आपसे पूछा कि SN1 रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो रेट इक्वल टू K, और ये कौन है? सबस्ट्रेट अकेला पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल बोथ पार्टिसिपेट करता है, और SN1 में सबस्ट्रेट अकेला पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होता है? 1। लिखिए, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन in slowest step only substrate is participating in the reaction, therefore it is a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। SN1 का पूरा नाम इसलिए क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 1। इसलिए SN1 का पूरा नाम क्या होता है? चूंकि हमला करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और सबस्ट्रेट अकेला पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक substitution of order 1। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए लिखिए इसको। अब हम लोग SN1 रिएक्शन पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
choose the compound which goes fastest SN1 रिएक्शन। इसमें कौन है जो फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन कर रहा है? आप जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अब बताइए इसमें सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन सबसे अच्छा कहां होता है? 3 डिग्री हैलाइड के साथ। और जैसे जैसे ये 2 डिग्री से 1 डिग्री की ओर जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये सोर्स है, तो ये क्या होगा? सोर्स कार्बन, और सोर्स कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 और 1 2। तो ये हैलाइड कैसा है? 2 डिग्री। ये हैलाइड कैसा है मेरा? ये इसका सोर्स कार्बन है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2। तो ये भी 2 डिग्री। इसका सोर्स कार्बन कौन है? ये भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा है? 2 डिग्री हैलाइड। लेकिन इसका सोर्स कार्बन कौन है? ये, और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3। तो ये 3 डिग्री हैलाइड। 3 डिग्री हैलाइड के साथ SN1 रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कीजिए। अरेंज दी फॉलोइंग halides with fastest SN1 रिएक्शन। आपको अरेंज करना है कि सबसे फास्टेस्ट किसके साथ होगा, उसके बाद किसके साथ होगा, और उसके बाद किसके साथ होगा। इसका एक ऑर्डर बनाकर आप बताइए। इसका आंसर कीजिए। इसमें से सबसे फास्टेस्ट SN1 का ऑर्डर क्या होगा? आंसर करना है, पसरे जा रहे हो बाबू बेंच पे ही तुम। आंसर करो, बोलो। सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन इसमें से किसके साथ होगा? आपको ध्यान रखना है। देखिए, SN1 रिएक्शन के लिए 2 बातें बताएं। SN1 रिएक्शन 2 जगह सबसे अच्छा होता है। पहला 3 डिग्री हैलाइड के साथ, और एक और कंडीशन है, जहां पे कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होगा ना, जहां पे कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, वहां पे SN1 रिएक्शन होता है। सबसे पहले हम अभी रिएक्शन मैकेनिज्म देखें। रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 का क्या करता है कि सबस्ट्रेट हैलोजन को खुद ही रिप्लेस करता है अपने इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल कर कर, और एक इंटरमीडिएट बनाता है कार्बोकेटायन। और जहां पे कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, SN1 रिएक्शन वही होगा। देखिए, अगर यहां पे SN1 रिएक्शन होना है तो हैलोजन को क्या होगा? रिप्लेस होना होगा। तो ये हटेगा तो माइनस, तो यहां पे प्लस। ये जब हटेगा तो माइनस, तो यहां पे प्लस। ये जब हटेगा तो यहां पे माइनस, और यहां पे प्लस। अब आप चेक कीजिए कि कार्बोकेटायन कहां का सबसे ज्यादा स्टेबल है। जहां कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, रिएक्शन वही होगा। तो देखो, यहां पे जो कार्बोकेटायन है, हाथों हाथ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? पहले हाथों हाथ देखते हैं। 1 कार्बन से। और कार्बन क्या करता है? पुश करता रहता है। इसके पीछे भी एक कार्बन है, इसके पीछे भी एक कार्बन है। तो हम मेनली हाथों हाथ काउंट करते हैं। ये जो कार्बोकेटायन, अगर किसी कार्बोकेटायन से हाथों हाथ 1 कार्बन जुड़ा होता है ना,
तो इसको 1 डिग्री कार्बोकेटायन बोलते हैं। ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, सही है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यानी कहने का मतलब इस लुटे हुए आदमी को है ना हाथों हाथ कितने लोग मदद कर रहा है, एक। ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन इस केस में जो कार्बोकेटायन है, हाथों हाथ इधर एक कार्बन है जो इसको क्या कर रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा होगा। और दूसरे तरफ रेजोनेंस है, इधर देखो, सोर्स सिंगल डबल। आपको रेजोनेंस का कंडीशन बताया है। रेजोनेंस जितनी स्टेबिलिटी किसी को देता है उतना तो कोई दे ही नहीं सकता है। रेजोनेंस कहां वर्क करता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिस्टम से कोई सोर्स जुड़ा होना चाहिए। सोर्स या तो प्लस चार्ज होना चाहिए, या तो निगेटिव चार्ज, या तो लोन पेयर, या तो रेडिकल। जैसे मेरा यहाँ पे सोर्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल डबल। तो हम बोलेंगे यहां पे जो कार्बोकेटायन है ये कैसा स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और यहां पे क्या है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। कार्बन पुश करता है ना तो बताया है बहुत धीरे पुश करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट नहीं कर पा रहा है यहां पे। यहां पे देखो जब ये टूटता है तो हाथों हाथ कितने कार्बन मदद कर रहा है, दो। तो इसको 2 डिग्री कार्बोकेटायन बोलते हैं। इस लुटे हुए आदमी को यहां दो तरफा मदद हो रहा है, यहां एक तरफा मदद हो रहा है, और यहां तो इसको रेजोनेंस मिल गया है। तो जितना स्टेबिलिटी कोई रेजोनेंस कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता है। इसलिए इसका सही ऑर्डर क्या होगा, सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन कहां होगा, बी पे, क्योंकि यहां रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कौन, कार्बोकेटायन। फिर कौन होगा, सी। और सबसे पीछे कौन होगा, ए। चलिए लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चूज दी compound which goes fastest SN1 रिएक्शन। आपको चूज करना है इसमें से सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। हम्म सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, बताइए, आंसर बताओ। सबसे पहले, ये तो आसान है, इस तरह का भी क्वेश्चन कराए थे। ये हैलोजन जो है, ये सोर्स कार्बन रखेगा, इसका सोर्स कार्बन कौन होगा, ये। और सोर्स कार्बन हाथों हाथ कितने कार्बन से जुड़ा है, एक। तो ये 1 डिग्री हैलाइड है। इसका सोर्स कार्बन कौन होगा, ये कार्बन हाथों हाथ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो। तो ये 2 डिग्री हैलाइड होगा। बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन कुछ ज्यादा आता है ना, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस कराते हैं। इसका सोर्स कार्बन कौन है, ये। और ये हाथों हाथ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री हैलाइड है। इसका सोर्स कार्बन कौन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक, दो और तीन। तो ये कौन है, 3 डिग्री हैलाइड। कितने लोगों का सही हुआ, आंसर कौन होगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसमें से चूज करना है कि चूज या विच वन गोज फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। इसमें से चूज करना है कि सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन किसके साथ होगा।
इसमें से चूज करना है कि सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन किसके साथ होगा। चलिए चूज कीजिए इसमें से सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन किसके साथ होगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसका सबसे अच्छा आंसर कौन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको तोड़िए। ये हटेगा तभी तो SN1 रिएक्शन होगा। ये माइनस तो ये प्लस, इसको हटाना होगा, ये भी माइनस तो यहाँ पे प्लस। जब तक हैलोजन हटेगा नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा कैसे। ये हटा तो ये माइनस तो यहाँ पे प्लस। क्योंकि हमको SN1 प्रोडक्ट बनाना है तो जहां पे कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होगा मेरा आंसर वही होगा। अब ये वाला मतलब कार्बोकेटायन और बेंजीन रिंग सब में क्या है, कॉमन है। तो जो आंसर प्रभावित हो रहा होगा वो किसके वजह से हो रहा होगा, CH3। CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ये भी देगा ये भी देगा। तो ये जो देगा तो सिंगल डबल सिंगल इस रास्ते से पहुंच जाएगा, ये देगा तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरफ से पहुंच जाएगा, ये भी देगा सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल से पहुंच जाएगा। मतलब कार्बोकेटायन को यहां सभी क्या है, देने वाला है। तो देने वाला है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो यहां का कार्बोकेटायन क्या होगा, बहुत मजबूत होगा। लेकिन यहां पे कौन है, बाप रे, NO2 के बारे में आपको पता है क्या होता है, ये सबसे बड़ा लुटेरा होता है। ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीनने में सबसे ज्यादा माहिर है। ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा तो कहां से, यहां से, सोर्स सिंगल डबल इस रास्ते से इलेक्ट्रॉन लेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो सोर्स सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस रास्ते से लेगा, ये भी लेने वाला ही है। तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी यहां कार्बोकेटायन पहले ही से बहुत कमजोर था और 3 NO2 आकर उसको और पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। यहां क्लोरीन भी क्या होता है, लेता है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, पर नाइट्रो के अगेंस्ट, नाइट्रो के रिस्पेक्टिवली ये बहुत कम लेता है। ये भी सेम उसी तरह इस रास्ते से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, सही है। लेकिन इस केस में 2 देने वाला है और 1 लेने वाला है। कहने का मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है NO2, इसमें क्लोरीन, इसमें नाइट्रो और इसमें सभी देने वाला है। तो यहां का कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होगा। सबसे ज्यादा यहां का कार्बोकेटायन क्या होगा, वीक होगा। उससे ज्यादा वीकनेस कहां आएगा, यहां, क्योंकि इसमें नाइट्रो, नाइट्रो जितना लेता है ना उतना क्लोरीन वगैरह नहीं लेता, इसमें फिर गिरेगा। और सबसे कम किसमें आएगा, ये। तो सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन किसके साथ होगा, A के साथ, क्योंकि यहां कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। उम्मीद है सबको आज का क्लास समझ में आया होगा। हम लोग प्रॉब्लम का क्रम और भी जारी रखेंगे, आपको अलग से सेशन करवाएंगे जिसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा और उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। आज आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है SN1 रिएक्शन का। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।